पहले विधानसभा फिर लोकसभा, दोनों चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस सदमे में थी। अब इस सदमे से उबरने के बाद पता लगाया जा रहा है कि ऐसा कैसे हुआ। देश भर में कांग्रेस बढ़ी, लेकिन मध्य प्रदेश में साफ क्यों हो गई? पार्टी के अंदरूनी हलकों में एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। अब पार्टी नेतृत्व हार की समीक्षा कर रहा है। दिल्ली से फैक्ट फाइंडिंग टीम आई है, जो लोकसभा प्रत्याशियों, बड़े नेताओं से 1 to 1 बात कर एक एक सीट पर हार की वजह खोज रही है। टीम ने पहले दिन प्रत्याशियों से बात की। इस दौरान सभी की अलग अलग राय रही। भिंड के प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने कहा कि प्रशासन ने हरवाया, बूथ कैप्चरिंग हुई, एजेंट पकड़ लिए गए, ईवीएम में हेराफेरी हुई। ग्वालियर के प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने कहा कि दूसरे पर दोष देने से पहले पार्टी को अपनी कमियों पर ही मंथन करना चाहिए। मुरैना के प्रत्याशी सत्यपाल सिकरवार ने कहा कि चुनाव के दौरान पार्टी में भगदड़ मची, बड़े नेता पार्टी छोड़कर गए, इसीलिए हार हुई। मंदसौर के प्रत्याशी दिलीप गुर्जर ने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा। उन्होंने कहा, माहौल भाजपा के पक्ष में बिल्कुल नहीं था। रतलाम के भाजपा प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने भी ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ा। उन्होंने कहा कि भाजपा बेईमानी से चुनाव जीती है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एमपी की सभी 29 लोकसभा सीट पर आए नतीजों की फैक्ट शीट बनाएगी। किन्हीं वजह से कांग्रेस को किस विधानसभा सीट पर जीत मिली, यह पता भी किया जाएगा। कितने वोटों की लीड मिली और किन विधानसभाओं में कितने अंतर से हार का सामना करना पड़ा, इसका ब्यौरा भी शामिल रहेगा। यह भी पूछा जा रहा है कि चुनाव के दौरान विधायक, पूर्व सांसद, जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारियों ने काम किया या प्रत्याशियों के प्रचार से किनारा कर रखा। इसके साथ ही कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर, प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं, पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, अजय सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित अन्य दिग्गज नेताओं से चर्चा करेंगे। इस बैठक में कांग्रेस के संगठन को दुरुस्त करने पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस का दावा है कि पार्टी जल्द ही अपनी कमियों को दूर कर नए रूप में सामने होगी। हम लगभग 4 लोकसभा, 4 विधानसभा, 18 में हम थोड़ी सीटें हमारी ज्यादा थी और स्थानीय स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारी है। जब तक कोई बीमारी को डायग्नोस नहीं किया जाएगा, समस्या को पता नहीं किया जाएगा और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और फिर उसका समाधान नहीं ढूंढा जाएगा, तब तक हम ईमानदारी से उस बीमारी को दूर नहीं कर सकते हैं। आमूलचूल परिवर्तन होंगे कांग्रेस पार्टी में। आखिर कैसे मजबूत हो संगठन हमारा और हम चुनाव जीतने की प्रक्रिया पे कैसे हैं, इसको लेकर पार्टी चिंतित है। उधर भाजपा कांग्रेस की इस कवायद पर तंज कस रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस में जिन्होंने टिकट बांटे वही हार की वजह खोज रहे हैं। अगर वो ही हार के दोषी पाए गए तो अपने पर कार्रवाई का साहस कर पाएंगे। भाजपा ईवीएम और प्रशासन को हार के लिए जिम्मेदार ठहराने के आरोपों को भी विधवा प्रलाप बता रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस में हार के बाद कलह मची हुई है, जो और बढ़ेगी। काहे के फैक्ट और काहे की फाइंडिंग, ये वही लोग थे जिन्होंने विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी तय किए थे। 164 प्रत्याशी कांग्रेस के बुरी तरह से पराजित हुए। जो आरोप स्वयं साक्षात जीतू पटवारी जी पे लग रहे हैं, उसको लेकर क्या, जो आरोप इनके दिग्गज नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर लगाए हैं, उसको लेकर क्या, बाहर बताने के लिए ईवीएम पर ठेकरा फोड़ना अलग बात है। दरअसल वहां एक दूसरे पर भीतरघात के आरोप लगे हैं, जो खबरें छनकर बाहर आ रही हैं और एक दूसरे के ऊपर टांग खिंचाई के आरोप हैं, हराने के आरोप हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में संगठन में बड़ी सर्जरी की थी। कमलनाथ से पार्टी की कमान छीनकर जीतू पटवारी को सौंपी गई थी। सदन का जिम्मा उमंग सिंघार को मिला था, लेकिन लोकसभा चुनाव में इसका कोई फायदा पार्टी को नहीं हुआ। कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई, उल्टे पार्टी में भगदड़ का रिकॉर्ड बन गया। दिग्गज समेत लाखों कार्यकर्ताओं ने पार्टी से किनारा कर लिया। इसके बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखना ये है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस के पुनर्जीवन के लिए क्या फैसले लिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा डिफीट डायग्नोसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। देश में बड़ी कांग्रेस, लेकिन प्रदेश में क्यों हो गया पत्ता साफ?
फिर ईवीएम पर इल्जाम, क्या हारे का सहारा हरिनाम? निशाने पर आएंगे पटवारी या तय होगी सबकी जिम्मेदारी? हार पर हार, कांग्रेस कैसे होगी हार से पार? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। देश के हृदय प्रदेश में कांग्रेस शून्य है और यह शून्यता कांग्रेस को विचार करने पर मजबूर कर रही है कि आखिर क्या हुआ जो मध्य प्रदेश से एक सीट भी कांग्रेस नहीं निकाल पाई। कांग्रेस का अभेद गढ़ कहा जाने वाला छिंदवाड़ा भी इस बार ढह गया। तो क्लीन स्वीप हुआ भारतीय जनता पार्टी द्वारा। सोचने को मजबूर है कांग्रेस कि जहां पूरे देश में कांग्रेस को अच्छा रिस्पांस मिला, अगर पिछले बार की तुलना में कहें, आप अपनी तुलना निश्चित रूप से पिछले परफॉर्मेंस से ही करते, तो पिछले बार के रिजल्ट्स की जगह इस बार कांग्रेस खुद 99 पर पहुंची, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस शून्य पर पहुंच गई। तो कांग्रेस को ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हृदय प्रदेश में, हृदय प्रदेश के दिल में, हृदय प्रदेश के लोगों में कांग्रेस धड़क नहीं रही है। आखिर कांग्रेस का प्रवाह, कांग्रेस का विचार क्यों नहीं मध्य प्रदेश में फल फूल रहा है? तो इस बात को लेकर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कांग्रेस द्वारा बनाई गई जो प्रदेश में चर्चा कर रही है, और इस चर्चा में सबने अपनी राय रखी। कांग्रेस के युवा और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी नेता प्रवीण पाठक, जो काफी चर्चित रहे अपनी हार और जीत दोनों को लेकर, उन्होंने कहा कि बाकी सब ठीक है लेकिन हमें अपनी कमियों पर, अपनी खामियों पर ही मंथन करना चाहिए। ये जो सेल्फ एनालिसिस की उन्होंने बात की, यही वो बात है जो कांग्रेस को हार की राह से इतर जीत के पथ पर आगे बढ़ा सकती है। बाकी फिर आप तमाम बहाने हैं, ईवीएम है, प्रशासन है, चुनाव में इन सब चीज़ों पर इल्जाम लगाने से जीत नहीं मिलती, क्योंकि जब जनता साथ होती है तो अच्छे अच्छे दिग्गज धराशायी हो जाते हैं। अगर जनता साथ होती है तो फिर कितनी भी बड़ी बाधाएं हैं वो पार हो जाती हैं। तो ये जो डायग्नोसिस है, इससे कांग्रेस बीमारी का पता लगाएगी। बीमारी की जड़ तक पहुंचने के लिए कांग्रेस डायग्नोसिस कर रही है, और बीमारी का पता लग जाए तो फिर जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार उसका पूरा इलाज करेंगे। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अमित शर्मा जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, सचिन वर्मा जी, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो एआईसीसी की फैक्ट फाइंडिंग टीम आई है, शून्य में पहुंची है, तो इस शून्यता का, इस जड़ता का वो कारण खोज रही है, और कारण कांग्रेस में बहुत समय से स्पष्ट है। आपसे खींचता हूं, ये कारण किसी को दिखता नहीं है हमें जी, बाकी बहुत कारण दिखते हैं। देखिए नवीन जी, सारे कारण किसी भी पहलू के, कोई भी कारण हो, वो सबको दिखाई देते हैं, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ अभिमान और भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई अनर्गल टारगेट सेट नहीं करती। कांग्रेस अपना आत्मा अवलोकन कर रही है बड़ी स्पष्टता से। मैं समझता हूं कि कोई प्रदेश अध्यक्ष इतनी बात नहीं कर सकता, स्वयं प्रधानमंत्री जी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि हम 400 पार जाने वाले 240 पर देश में आ जाएंगे। और निसंदेह कि मध्य प्रदेश के अध्यक्ष ने बड़ा साफ कहा, हम डायग्नोसिस कर रहे हैं, हम आत्ममंथन चिंतन कर रहे हैं, जिसका केंद्रीय नेतृत्व ने एक समिति कमेटी बनाई है, वो भोपाल पधारी है, तमाम नेताओं से डिस्कशन हो रहा है, और निसंदेह हम 40.2% पर मध्य प्रदेश में वोट बैंक है। ये कोई हमारा 5-10% वोट बैंक नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने 7% विधानसभा के अंदर वोट बैंक बढ़ाने का प्रयास किया, और जिसमें वो सफल हुई। हम 92 को याद करें, जब सुंदरलाल पटवा जी की गवर्नमेंट थी, तो थी भारतीय जनता पार्टी की, सुंदरलाल पटवा की मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट थी, और उसके बाद जब चुनाव हुआ तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई। लोग कहते थे कि 2004 के बाद शिवराज जी के शासन में तत्कालीन मुख्यमंत्री जब थे कि उन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं। 2018 में जनता ने मैंडेट दिया, हमारे कार्यकर्ता ने परिश्रम किया, और जिस डायग्नोसिस की बात थी हमने वो ढूंढा, इलाज करा, काम किया,
और परिणाम सार्थक लाकर 2018 में सरकार बनाने का काम किया। लेकिन आज कहीं ना कहीं आत्ममंथन चिंतन की आवश्यकता है, जो हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं ने, लड़े हुए प्रत्याशियों ने इस बात को बड़े गहरे मन से स्वीकार करा कि कमियां कुछ हैं, उसको हम सुधारेंगे, फिर जनता के बीच जाएंगे और पूरी ताकत से जो कमियां हैं उसको दूर कर कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में दोबारा स्थापित करेंगे। और आने वाले समय में चाहे छोटे नगर पालिका के चुनाव हो, नगर पंचायत के चुनाव हो या आने वाला अभी उपचुनाव हो, इसमें पूरी जिम्मेदारी, तत्परता, नैतिकता और कहीं ना कहीं बूथ के आधार पर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी तय कर हम चुनाव में सार्थक परिणाम लाने का प्रयास करेंगे। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सचिन वर्मा जी, देखिए ये डायग्नोस करेंगे और अगर इन्हें बीमारी की जड़ पता चल गई तो ठीक करके फिर आपको जड़ से उखाड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए नवीन जी, अगर बीमारी को पकड़ पाएंगे तब ऐसा होगा ना। अब बीमारी के साथ बैठ के अगर उसका एनालिसिस अगर कर रहे हैं तो कैसे होगा। अब कांग्रेस में एक कहावत कही जाती है कि जीते तो हम, हारे तो ईवीएम। तो अब ईवीएम पर एलिगेशन लगाया जा रहा है कि ईवीएम जो है उसके कारण हमारी हार हुई है। तो कांग्रेस को एक तो निर्णय लेना पड़ेगा कि जो प्रत्याशी ईवीएम के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं और ब्लेम करते हैं ईवीएम पर, उन्हें आगे से कोई टिकट ना दिया जाए। ऐसे प्रत्याशियों को अगली बार से कांग्रेस जो है नकार दे। अब ईवीएम को मध्य प्रदेश में टारगेट कर रहे हैं, वही केंद्रीय नेतृत्व जो है कांग्रेस का, वो ईवीएम को सही बता रहा है। आज वो ईवीएम को किसी भी तरह से जो है वो ईवीएम पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जितनी ईवीएम पर पिटीशंस लगी थी, मार्च में उसको डिसमिस कर दिया। अब अगर ईवीएम के बारे में अगर कोई बात हो रही है तो वो किसी भी तरह से जो है सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की जो है वो अवहेलना की श्रेणी में आएगी कि वो अगर अवमानना कर रहे हैं न्यायालय के आदेश की, जो आदेश उन्होंने पारित किया है उसकी अवमानना कर रहे हैं। अब कांग्रेस पहले तो बीजेपी के साथ में हर मुद्दे पर एक सेट कर ले कि हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कितनी रैलियां की, कितने रोड शोज किए हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कितनी रोड शो किए, कितनी रैलियां की, हमारे शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं प्रधानमंत्री अमित शाह जी या हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी कितनी सभाएं हुई, हमने क्लस्टर बनाकर अपने बड़े नेताओं को किस तरह की जिम्मेदारियां दी, हमने अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए कितने मीटिंग्स ली, कितने बार उनके साथ में जो है उनको प्रदेश कार्यालय में बुलाकर और जिम्मेदारियां दी। तो इस तरह से जो है कांग्रेस कहीं भी उसमें हम जो है बीजेपी से 2 फीट पीछे रहेगी। कभी भी बीजेपी की कंपैरिजन में कांग्रेस आ ही नहीं सकती अगर इन मुद्दों पर अगर ये गंभीरता से बात करें तो कहीं भी जब आप हमसे संगठन के तौर पे या हमारे कार्य पद्धति से आप कंपैरिजन में नहीं हो कहीं पर, तो आप अपनी हार को स्वीकार कीजिए, अपनी कमजोरियों को मानिए कि भाई आप जनता के बीच में जो है आप कहीं नहीं है। आपकी जो जमीनी हकीकत है उसमें आप सियासत की जो आपकी जमीन है वो खिसक चुकी है। प्रतिक्रिया ले ले जी सुरेश जी। देखिए क्या है कि कहते हैं कि बीमारी अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो ठीक हो जाती है। अब कांग्रेस ने ये तो मान लिया है कि वो बीमार है, तभी वो डायग्नोसिस की बात कर रही है। कांग्रेस ने ये मान लिया है कि चूंकि वो बीमार है इसलिए वो डायग्नोसिस करेगी, उसका बीमारी की जड़ ढूंढेगी, कारण ढूंढेगी। तो उसके इस कारण को ढूंढने पर मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे चुनाव हारी है। चलो जब जागो तब सवेरा, कोई देर नहीं हुई। तो कांग्रेस बीमारी ढूंढ लेगी। और अगर बीमारी उसको डायग्नोस हो गई तो कई बार बीमारी पकड़ में आ जाती है, लेकिन अब वो इलाज है या लाइलाज है ये भी एक चीज है। तो कांग्रेस ये तो समझ गई है कि बीमार है, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी हार के कारणों को यदि सकारात्मक लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करती है तो मुझे नहीं लगता कि उसको बीमारी की संज्ञा देना चाहिए। क्योंकि यदि हार रहे हैं, जनता में कनेक्टिविटी नहीं है, संपर्क नहीं बन पा रहा है, कार्यकर्ता उतना ज्यादा नेता की बात को मोबिलाइज जो है मतदाता के बीच में नहीं कर पा रहा है, इसलिए पराजय हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि कांग्रेस का हाईकमान जो है वो इस समय
नेतृत्व विहीन है, जिसके कारण सारी समस्याओं का हो रहा। क्षेत्रीय छत्रप जो है वो उलझे हुए, उनके दिमाग में ये सेट नहीं हो पा रहा है कि आखिर उनको करना क्या है। और उस नहीं करने के मामले में, क्योंकि वो जो करना चाहते क्षेत्रीय, उसको हाईकमान नहीं मानता, और हाईकमान जो निर्देश देता है उसका राज्यों से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कांग्रेस की, जिसके कारण उनकी परिस्थितियों में बहुत ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं आ पा रहा। आप एक सवाल सबसे बड़ा उठा सकते हैं कि जब परिवर्तन नहीं आ पा रहा तो फिर 99 सीटें कैसे जीत ली। तो मैंने इन सारी चीजों का बड़ा विश्लेषण किया है। आपकी अनुमति से मैं एक बात रखना चाहता हूं जी जी प्लीज। कि आप ये देखिए कि जो 99 सीटें हैं, मतलब 98, क्योंकि राहुल गांधी जी 2 जगह से जीते थे, तो 99 जो सीटें हैं, उन 99 सीटों में 61 सीटें ऐसी हैं जो गठबंधन करने के कारण मिली है। अलग अलग यदि बताए तो बिहार में 5, हरियाणा में 5, झारखंड में 2, केरल में 14, महाराष्ट्र में 13, पंजाब में 7 और तमिलनाडु में 9 और उत्तर प्रदेश में 6। ये सीटें जोड़ते ही 61 होती है। इसमें आपको पंजाब का एक ऐसा उल्लेख आएगा जिसमें आप ये कह सकते हो पंजाब में कोई गठबंधन नहीं था, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली और हरियाणा में गठबंधन था, इसलिए उसका लाभ पंजाब में मिला। और वामपंथियों के साथ देश भर में गठबंधन था, इसके लिए उसका लाभ केरल में मिला। केरल में पिछले चुनाव में भी जीते थे। तो यदि कांग्रेस ने अपने पुरुषार्थ से जो सीटें जीती है, उनकी संख्या बनती है केवल 38, जो 2014 के 42 से 44 से भी कम है, और बाकी की जुड़ने के बाद बनती हैं। ये एक चीज। ये दूसरी चीज ये है कि यदि हमने इस बात का विश्लेषण किया कि कांग्रेस पार्टी को वोट जितने मिले हैं और भाजपा को वोट जितने मिले हैं, उसमें कितना अंतर है? 10 करोड़ वोट का अंतर है। भाजपा को जो 10 वोट मिले वो 10 करोड़ है। 15 पॉइंट लगभग मैं जो अब बता रहा हूँ, 15.36% वोट ज्यादा मिले हैं, 141 सीटें ज्यादा मिली हैं। यदि इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक की दहाई वाली और आम आदमी पार्टी को जोड़ दिया जाए तो 2.25 करोड़ वोट भाजपा को ज्यादा मिले, सबकी तुलना के आधार पर। इसलिए तुलनात्मक दृष्टि से न भाजपा के नजदीक कांग्रेस तत्काल पहुंचती हुई दिख रही, न संभावना। मध्य प्रदेश की दृष्टि से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी को अध्यक्ष के रूप में, पहली बात नहीं, मैंने नहीं कहा सर, मैंने बीमार नहीं कहा था। मैंने तो ये कहा था जो कि मेरी बात तो सुनिए, जीतू पटवारी जी ने कहा कि हम डायग्नोस करेंगे, क्योंकि ये शब्दावली बीमारी से रिलेटेड है, इसलिए भाई डायग्नोसिस तो बीमारी का होता है। नहीं, कांग्रेस की जो वोट नहीं मिलने की बीमारी है वो ठीक है, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं आपकी बात। आपके ऊपर मेरा कोई वो नहीं था। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि जीतू पटवारी जी को समय कम मिला। समय कम मिलने के बाद बड़े नेताओं का समर्थन नहीं मिला। समर्थन, दिग्विजय सिंह जी अपने क्षेत्र में उलझ गए, कमलनाथ जी अपने क्षेत्र में उलझ गए, सुरेश पचौरी जी भाजपा में आ गए, तो बड़े नेताओं का कोई समर्थन नहीं मिला, जिसके कारण, और जनता का समर्थन वैसे ही डिस्टर्ब हो गया था, ज्यादा कांग्रेस के लोग जो है भाजपा में आ गए थे उसके कारण। इसलिए पुनर्जीवन और फिर से वातावरण बनाने के प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से मेरे जैसा व्यक्ति एक सुझाव दे सकता है कि जिस प्रकार से सुंदरलाल पटवा जी ने पदयात्रा करके मध्य प्रदेश में भाजपा का वातावरण बनाया था, जिस प्रकार दिग्विजय सिंह जी ने पदयात्रा करके कांग्रेस का वातावरण बनाया था, जिसका अमित भाई चर्चा कर रहे हैं कि पटवा जी की सरकार के समय बदल गए। यदि दिग्विजय सिंह पदयात्रा नहीं करते तो कोई बदलाव नहीं होने वाला था। तो वो इसलिए जो है एक प्रतिक्रिया लेता हूं, की जरूरत है। प्रतिक्रिया लेता हूं। अमित शर्मा जी, एक तो देखो मिसालें ढंग की दिया करो, क्योंकि जो बोलोगे भाई, अब डायग्नोसिस क्यों कर रहे हैं? मंथन करो, चिंतन करो, गंभीरता से उस पर उसका कारण खोजो। अब डायग्नोस करोगे या एक्सरे करोगे, राहुल गांधी जी एक्सरे करते हैं, कोई जीटी स्कैन करता है, सब बीमारियों की टर्मिनोलॉजी पकड़े हुए घूम रहे हैं। तो शब्द का संयोजन ठीक हो। एक जैसे नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, क्या बढ़िया बात है, और आप कर रहे हो स्कैन, सीटी स्कैन, एमआरआई, डायग्नोसिस क्यों कर रहे हो? नहीं, वो तो जेल में लिखी थी ना। वो तो नहीं, वो ठीक है, लेकिन सर मैं उनको, सावरकर को चिट्ठी के लिए कागज मिले न मिले, लेकिन नेहरू जी को तो सब मिलते थे ना। जी जी जी। ये अमित शर्मा जी से पूछता हूँ। अमित शर्मा जी, जो वर्मा जी ने कहा ना, शर्मा वर्मा की इस लड़ाई में मूल मुद्दा क्या है? उन्होंने कहा मेहनत लगा लो, आप अपने अध्यक्ष के दौरे लगा लो, हमारे अध्यक्ष के दौरे लगा लो, आप तो खींच लो लकीर, आप अपने बड़े नेताओं के दौरे लगा लो, हमारे बड़े नेताओं के दौरे लगा लो, हमारे संगठन की संरचना देख लो, उसकी मेहनत देख लो, उसका काम देख लो। कुल मिला के पुरुषार्थ का ये परिणाम है, और इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। आप समझ ही नहीं रहे, क्या कहेंगे?
देखिए नवीन जी, मैंने कहा ना कि जब मैं सारे करीब प्रवक्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, वरिष्ठ जो पत्रकार हैं उनको, इन 10 वर्षों में उन्होंने कहा राहुल गांधी को चिंतन की आवश्यकता, राहुल गांधी को मंथन की आवश्यकता है, राहुल गांधी पप्पू है, इस सारी बातों को स्वीकार करा। राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने एक पदयात्रा निकाली जैसे आदरणीय सुरेश शर्मा जी ने कहा, और निसंदेह अपने आप में अगर कोई चीज की कमी है या कोई चीज को हम एक सार्थक दिशा में जनता तक करेक्ट नहीं कर पा रहे और उसका प्रयास सार्थकता से करें तो कहीं ना कहीं कुछ मिलता है, जिसका साक्षात चरित्रार्थ चाहे वो इस सिटी स्कैन करके हुआ हो या एक्सरे करके हुआ हो, वो राहुल जी ने प्रामाणिकता से प्रमाणिक कर दिया। और वो प्रामाणिकता कोई किसी के भारतीय जनता पार्टी या किसी प्रवक्ताओं या पत्रकारों की दी हुई नहीं, वो प्रामाणिकता के साथ उन्होंने आलोचना भी झेली, उन्होंने प्रतिकारता भी झेली और कहीं ना कहीं सार्थक प्रयास से पदयात्रा भी करी और जनता तक कनेक्ट कर लोगों को माहौल बनाने की कोशिश करी, एक संदेश देने का काम किया, जिसका परिणाम आज सदन में नेता विपक्ष के तौर पर वो आज स्थापित हैं। जो प्रदेश के प्रधानमंत्री कहते थे कौन राहुल, आज वो देश के प्रधानमंत्री उनको बुलाकर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आगे कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी सुरेश शर्मा जी ने बताया, तो शायद अगले जब वक्तव्य हो तो ये भी बताएं, मैं थोड़ी जानकारी और विश्लेषित कर दूं कि एनडीए ने जो इंडिया गठबंधन ने जो चुनाव लड़ा, उस इंडिया गठबंधन में 200 सीटें, 7 सीटें ऐसी हैं जो हम 200 के अंतर से हारे, 500 सीटें ऐसी हैं जो 23 सीटें हैं जो हम 500 के अंतर से हारे, 49 सीटें ऐसी हैं जो हम 1000 के अंतर से हारे और 86 ऐसी सीटें हैं जो हम 2300 के अंदर से हारे। और वोट ऑफ परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी निसंदेह ज्यादा ले गई। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस से पलायन कर भारतीय जनता पार्टी में लोग चले गए, वो 109 लोग थे जिनको टिकट दिया गया, जो भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस पार्टी या दूसरे दलों से, जो भारतीय जनता पार्टी के ना विचारधारा के थे ना लोगों के थे, उन्होंने अपनी जीत को मैंडेट करा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता की चाबी की बात करी और टारगेट सेट करा 400 पार, वो जनता ने प्रामाणिकता बता दी और बता दिया कि अहम से कोई चीज देश में नहीं चलेगी। अब मैं मध्य प्रदेश पर बात आ जाऊं। आज जीतू पटवारी जी ने और तमाम नेताओं ने बड़ी सार्थकता से कहा, जिसको शायद मैं सार्वजनिक नहीं कह सकता लेकिन इन शब्दों में जरूर बोलूंगा कि कुछ कमियां हम में हैं, उनको पूरा करा जाएगा। हम कहीं ना कहीं बूथ पर, हम कहीं ना कहीं कार्यकर्ता के आधार पर कनेक्ट नहीं कर पा रहे, उन कमियों को पूरा करा जाएगा, जिससे हमने समय समय पर यह परीक्षण भी करा, परिश्रम भी करा और अपने सार्थक परिणाम देने का प्रयास भी करा, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे देश हो। अब अंतिम बात, भारतीय जनता पार्टी भूल गई जिनके खुद के घर कांच के होते हैं वो पत्थर नहीं फेंका करते। अभी हाल ही में आप देखिए, मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री जी के बाद अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ, शिवराज जी आते हैं, राजधानी भोपाल के अंदर बड़ा तेजी से शक्ति प्रदर्शन होता है और मुख्यमंत्री कहीं दूर नहीं थे, हेलीकॉप्टर से आ सकते थे, 150 किलोमीटर दूर थे और जिस समय रैली चल रही थी वो भोपाल आ चुके थे। कहां गई उमा भारती जी, कहां गए बाकी सारे नेता? और वो शक्ति प्रदर्शन से केंद्रीय मंत्रिमंडल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे और वहां पूरी रैली में मुख्यमंत्री नहीं थे। तो मेहरबानी करके सीख और पाठ कराने का कोशिश ना करें। ठीक है, आप सत्ता में हैं और आपका घमंड, आपका अभिमान, और कहां गई वो बातें 370 बढ़ाएंगे, हम धार्मिक आधार पर ये कराएंगे। आज देखो पूरी बरसात में पोल खोल के रख दी, आपकी सड़क की, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, सारी बातों की, और बैकफुट पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी गई। जीएसटी की बात हो, नोटबंदी की बात हो, कांग्रेस नहीं। अंतिम बात, बड़े बड़े लोगों ने इस पे तार्क संगत बात करी है। आरबीआई गवर्नर वो पूर्व उन्होंने कहा नोटबंदी गलत थी। आपके जीएसटी स्लैब के बारे में बड़े बड़े पत्रकारों ने, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों ने कहा, तो इसीलिए आपको मंथन करना बुरी बात नहीं है, कांग्रेस कर रही है, आपको बधाई, लेकिन सार्थकता और मेहनत हम करते रहेंगे। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सचिन वर्मा जी, देखिए वो नहीं मान रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि आप ये जो दे रहे हो ना ज्ञान के, हमारा संगठन देखो, संगठन की धार देखो, नेताओं का व्यवहार देखो, नेताओं का प्यार देखो, ये सब बातें आपके यहाँ भी वही खींचतान है, बस ये है कि जीत रहे हो तो सारी बातें ठीक है। अब नवीन जी, अगर आपने अभी जो क्लिपिंग दिखाई थी उसमें आप फूल सिंह बरैया जी का अगर स्टेटमेंट सुने तो वो बूथ कैप्चरिंग की बात कर रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग हुई उनके एरिया में। अब आप सोचिए
कि जो नेता इलेक्शन लड़ने के बाद में और रिजल्ट डिक्लेयर होने के भी लगभग 1 महीना होने के बाद बूथ कैप्चरिंग जैसी बात जो है मंच पे बोले और मीडिया के सामने रिकॉर्ड पे बोले कि बूथ कैप्चरिंग हुई और इलेक्शन होता है, वोटिंग होती है, उसके बाद में कोई उसकी रिपोर्ट नहीं करवाता है, उसकी कोई शिकायत नहीं होती है। तो इस तरह के जो कांग्रेस के नेता हैं वो कांग्रेस की पार्टी को जो है धरातल से रसातल की तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि आज आप ईवीएम की बात कर रहे हो, पूरे देश में आप जहां की पार्टी जीत रही है वहां ईवीएम के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग रहा है। आज अगर आप मध्य प्रदेश में 25 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, यूपीए की भी जब सरकार थी तो भाजपा ही यहां पर लोकसभा की ज्यादा सीटें जीती थी। और आज जो है हम सब पहले 27 जीते, फिर 28 जीते, फिर 29 पे आए हैं। हम ऐसे एक दिन में 29 पे नहीं आ गए हैं। तो अगर हमने 29 को अचीव किया है, जो हमने लक्ष्य लिया था हमने उसको अचीव किया है, तो कांग्रेस को उस जो अपनी कमजोरी है उसको स्वीकार करने में क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि कांग्रेस जो है, जब भी सत्ता का सुख कांग्रेस ने भोगा है, तो जिस तरह से उसने इस प्रदेश को लूटा है, वो जो लूट की जो खनखनाहट जो है वो जनता के बीच में कांग्रेस की स्थापित हो चुकी है कि जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो ट्रांसफर इंडस्ट्री सेट करके जो है एक लूट का बाजार जो है मंत्रालय को बना देती है। तो ये जो बातें हैं, ये कांग्रेस की जो जितनी भी ये लूट की जो खबरें हैं और लूट का जो एक ये जो हथकंडा जो कांग्रेस हमेशा अपनाती है, वो पूरा जनता में स्थापित हो चुका है। और जनता जो है कांग्रेस की किसी भी बात पर जो है उसको गंभीरता से लेने या विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। जी सुरेश, दिल्ली से लेकर नीट, ई टेंडरिंग, व्यापम, सुनिए तो तमाम घोटाले, अमित जी हो गया, खनखनाहट है, जरा इसको भी महसूस कर। अमित जी अब अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा कुछ छोड़ दीजिए, आगे तमाम चर्चाएं होंगी। सुरेश शर्मा जी, देखिए, जब हार होती है तो हार से खींच भी होती है और निराशा भी होती है, और कुछ होता है अवसाद भी होता है, और कुछ होते हैं जो गहन चिंतन में डूब जाते। उसके लिए आदमी को थोड़ा बुद्ध होना पड़ता है, अन्यथा ये खींच, निराशा और अवसाद ये सामान्य मानवीय गुण हैं, ये तो किसी को भी आ सकते हैं। लेकिन गहन चिंतन में अपनी कमियों की तरफ कोई देख पाए, अपने अंदर कोई झांक पाए, ऐसी बात हालांकि प्रवीण पाठक ने कही है। प्रवीण व्यक्ति हैं, प्रवीण का मतलब चतुर होता है, तो वही प्रवीण फैक्टर चाहिए। सर क्या कहेंगे? देखिए, 2 चीजों को बिल्कुल स्वीकार करना पड़ेगा। पहली ये स्वीकार करना पड़ेगी, देश में तीसरी बार सरकार बनी है। ठीक है, 30-32 सीटें कम मिली हैं, लेकिन एक सरकार बनी है तीसरी बार सरकार बनने का इतिहास है ही नहीं नेहरू जी के बाद। दूसरा ये मानना पड़ेगा कि एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को अपने हिसाब से काम करने का अधिकार है, जनादेश मिला है उसको। तो इसलिए ये दोनों चीजें जब स्वीकार कर ली जाएंगी तब अपने आप को बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे। इससे खींच निकालने से काम नहीं चलने वाला कि भाजपा की सरकार क्यों बन गई और राहुल गांधी जी क्यों आगे बढ़ गए। तो इन दोनों ही दलों के लिए ये समझने वाली बात है कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से उन्होंने संविधान में संशोधन किए, अपना काम चलाया, अपनी सरकार चलाई। भाजपा की सरकार है तो ये मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के आधार पर वो काम करेंगे। मीन मेख निकालिए, राजनीतिक आलोचना प्रति आलोचना दोनों एक दूसरे की करिए, लेकिन जो व्यवहारिक बात है उसको स्वीकार करिए। और दूसरी बात यह है कि अपने आप को कैसे बढ़ाया जाता है। आज जीतू पटवारी जी की बात से मुझे प्रसन्नता हुई है कि उन्होंने दोनों चीजें स्वीकार की है कि हमारी कमजोरी है, हम अपनी कमजोरी को सुधारने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का युवा पक्ष जो है वो जीतू पटवारी जी के साथ खड़ा हो और एक ताकतवर विपक्ष की भूमिका मध्य प्रदेश में भी हो जैसी केंद्र में है। ये इस रणनीति पर काम करना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। बाकी तो देखो, आलोचना प्रति आलोचना तो होती रहे। बिल्कुल सही का। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कांग्रेस ने हार की बीमारी का कारण खोजने के लिए डायग्नोसिस करना शुरू कर दिया है। वैसे कहते हैं कि अब कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है, वर्तमान युग में तो कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। और अगर राजनीति में कोई बीमारी होती है तो वो होता है मनमुटाव, वो होता है आपसी खींचतान। किसी भी राजनीतिक दल में वो होती है कबीलाई संस्कृति। अगर इस बीमारी से कोई राजनीतिक दल उबर जाए और नेपथ्य में एक साथ आगे बढ़े तो फिर
वो जीत के पथ पर अग्रसर हो सकता है। तो कांग्रेस हो सकता है अपना सही डायग्नोसिस करके एक सही नतीजे पर पहुंचे। IND एजेंडा में इतने ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।